आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगेथा क्रिस्टी सीरीज़ की अगली कहानी इन गट्स ऑफ गोल्ड। ये उसी कहानी की सीरीज़ चल रही है ट्यूसडे नाइट क्लब की। इसकी सीक्वेंस में ये तीसरी कहानी है। ये कहानी रेमंड यानी कि मिस मार्पल का जो नेफ्यू है वो सुनाएगा ये कहानी। अगर आपने इसके पहले की 2 कहानियाँ नहीं सुनी तो वो सुन लीजिए, तब आपको ये कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी इस बार टर्न है रेमंड को सुनाने का, लेकिन रेमंड को एक प्रॉब्लम है। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है उसकी, लेकिन उसका अंत उसको नहीं पता। वो कहता है मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन अंत क्या होगा इसको जानने में आप सबको मेरी हेल्प करनी होगी। खैर कहानी शुरू होती है। बताता है रेमंड कि कुछ दिनों पहले उसकी न्यूमैन नाम के एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के नौजवान से उसकी मुलाकात होती है। न्यूमैन जो था वो बहुत ही रोमांटिक था। जिस तरह से रेमंड जो है वो एक राइटर है और उसका जो इमेजिनेशन का पार है बहुत अच्छा है, तो न्यूमैन का जो इमेजिनेशन का पार था वो रेमंड से भी ज़्यादा अच्छा था। जब भी कोई बात बताता तो रेमंड को ऐसा लगता कि हूबहू सब कुछ सामने में घटित हो रहा है और वह उसे देख रहा है। न्यूमैन ने एक ऐसी छाप छोड़ दी थी रेमंड पे कि रेमंड उसका बिल्कुल कायल हो गया था। कॉर्नवेल नाम की एक जगह के पश्चिमी किनारे पर न्यूमैन रहता था। वो एक सी कोस्ट था। न्यूमैन बताता है उसे कि अभी हाल में ही उसने पॉल हाउस नाम के एक आलीशान बंगले को लीज पे लिया है। क्यों लिया है उसने लीज पे? क्योंकि जो ये कॉर्नवेल जगह है यहाँ पर कुछ ऐसी इसकी जोग्राफिकल कंडीशन है कि यहाँ पे शिप्स बहुत डूब जाती हैं। ऐसे ही डूबे हुए जहाज़ों में से सोना निकालने का काम उसकी कंपनी करती है। तो वो आजकल वहीं पर गया है और स्पेनिश एरमेड नाम की एक शिप है जो वहाँ पर डूब गई थी कई साल पहले, लेकिन कोई भी कंपनी उसका सोना नहीं निकाल पाई, इसीलिए अब ये काम न्यूमैन ने लिया है। रेमंड इतना ज़्यादा फैसिनेटेड है न्यूमैन की बातों से कि वो कहता है कि उसे लगता है कि वो तो जो भी काम करेगा न्यूमैन उसमें सक्सेसफुल ही होगा। वो न्यूमैन उसे बहुत सी बातें बताता है 16वीं शताब्दी की जो शिप्स थी वो टकरा के कैसे डूब जाती थीं, और इन्हीं कहानियों में रेमंड जैसे खो जाता है। खैर वो दिन आता है जब रेमंड को कॉर्नवेल जाना है उसके पास, न्यूमैन अपने दोस्त के पास रहने के लिए। वो ट्रेन से जब जा रहा होता है तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में सिर्फ एक आदमी और था जो उसके ऑपोजिट बैठा था, और बार बार रेमंड को देख के ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को जानता है। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पे उसे याद आता है कि अरे ये तो वही इंस्पेक्टर हैं, वो इंस्पेक्टर जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी एक ज़माने में उसकी। ये थे इंस्पेक्टर बैट्सवर्थ। अब आश्चर्य की बात ये थी कि जो इंस्पेक्टर साहब थे ये भी कॉर्नवेल जा रहे थे। वहाँ पर ऑट्रांटो नाम की एक शिप डूब गई है अभी हाल में 1 हफ्ते पहले, और उसके अंदर बहुत सारा सोना था। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं गवर्नमेंट के आदमी सारा सोना रेस्क्यू कराने के लिए, तो मालूम पड़ता है कि उस ऑट्रांटो शिप का जो स्ट्रॉन्ग रूम था उसमें किसी ने सेंध लगा ली है और पानी के अंदर डूबी शिप में से ही सारा सोना गायब था। अब ये कोई छोटा मोटा सोना नहीं था, ये इंगॉट्स ऑफ गोल्ड थे, यानी कि बड़े बड़े ब्लॉक्स थे गोल्ड के जो बांधे गए थे बोरों में। इसको लेके निकलना इतना आसान नहीं था। इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंस्पेक्टर बैट्सवर्थ वहाँ पर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रेमंड जब सुनता है ये बात तो बहुत एंथुजियास्टिक फील करता है, और जब उसका दोस्त न्यूमैन उसे लेने आता है स्टेशन पे तो वो रास्ते में बताता है कि किस तरह पुलिस उसे मिली है और वो इन्वेस्टिगेट करने आ रही है। न्यूमैन कहता है कि अरे यहाँ पर तो ये सब आम बातें हैं, यहाँ पे स्मगलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पुलिस को अपना इंटरवेंशन बना के ही रखना पड़ता है। न्यूमैन उसे अपना वो बंगला दिखाता है जो उसने लीज पे लिया है, पॉल हाउस। बहुत आलीशान बंगला है। काफ़ी बंगले का हिस्सा तो पुराना है लेकिन कुछ हिस्से को रेनोवेट करके नए स्टाइल से बनाया गया है। बंगले के पीछे कई एकड़ ज़मीन है जो खाली पड़ी जहाँ खेती होती है। आगे एक आलीशान गार्डन है, गार्डन के किनारे ही गाड़ी खड़ी रहती है न्यूमैन की। बहुत ही अच्छे लोकेलिटी में है ये जो बंगला है, और जब आप इसमें ऊपर बालकनी में खड़े होंगे तो सामने वो समुद्र दिखाई देता है। समुद्र को दिखा के न्यूमैन कहता है कि देखो वहाँ पे जो पॉइंट है वहीं पर जो स्पेनिश एरमेड थी वो भिड़ी थी और डूब गई थी पत्थरों से लड़के।
पहले तो रेमंड को वहाँ पे रहना बड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन न्यूमैन कहता है कि आओ मैं तुम्हें यहाँ पे लोकल अपने कुछ दोस्तों से मिलाऊंगा। जाता है, वो अपने डाइवर से मिलाता है। डाइवर जो पानी में छलांग लगाकर उसके लिए डाइविंग करते थे, उनसे मिलाता है और साथ ही मिलाता है वहाँ पर रहने वाले एक और आदमी से। ये जो दूसरे आदमी थे, इनका नाम था मिस्टर केल्विन, जो वहाँ पे 3 एंकर्स नाम की एक कंपनी को ओन करते थे। लौटते समय बताता है न्यूमैन रेमंड को कि जो मिस्टर केल्विन है ये बहुत अच्छे इंसान नहीं है। रेमंड को भी उन्हें देख के ऐसे लगा था कि मिस्टर केल्विन बहुत अच्छे इंसान नहीं है, उसे वो थोड़े क्रिमिनल एक्टिविटी के आदमी लगे थे। न्यूमैन बताता है रेमंड को कि वो सबसे रिश्ते अच्छे बना के रखता है, हालांकि मिस्टर केल्विन जो हैं ये जेल में कई साल सज़ा काट चुके हैं। मिस्टर केल्विन से मिलने के बाद रेमंड का मन बड़ा खिन्न हो जाता है। उसके बाद उसका उस पॉल हाउस में, कॉर्नवेल में मन नहीं लगता। उसे बार बार ऐसा थिंकिंग आ रही थी मन में जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। उसको अब वहाँ पर रुकने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसका मन कर रहा था वो जल्दी से जल्दी वापस अपने शहर लौट जाए। न्यूमैन उससे समझाता है कि इसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं। वह रेमंड को लेके घुमाने ले जाता है अपनी बोट पे, शिप पे। लेकिन इस समय इतना तेज़ पानी आ जाता है समुद्र में कि इन लोग को लौटना पड़ता है। कोई भी चीज़ अब रेमंड को खुश नहीं कर रही थी। उस रात जब मंडे की रात थी और ये सोता है रेमंड, सुबह जब उठता है तो उसे ऐसा सपने आते हैं रात में जैसे कोई कब्र खोद रहा हो, और उसको बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है और कब्र उसी के लिए खोदी जा रही है। और उसको ये देख के इतना आश्चर्य होता है कि सचमुच में बाहर लॉन में, जो न्यूमैन का लॉन था, वहाँ एक कब्र जैसा गड्ढा खोदा हुआ था। ये भाग के जाता है और जो गार्डनर था उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब्र क्यों खोद रहे हो? तो कहता है नहीं नहीं, ये तो एक बड़ा सा गड्ढा है जहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं जो रोज़ के, वो मैं लगाने जा रहा हूँ। लेकिन रेमंड को तभी अचानक लगता है कि न्यूमैन कहाँ है। उसे न्यूमैन सुबह से दिखाई नहीं दिया है। ये अंदर जाता है, उसकी जो मेट्स थी वो कॉफ़ी बना रही थी। वो कहती हैं कि शायद सर जो हैं आज सुबह सुबह जल्दी चले गए हैं सैर पे, इसीलिए उन्हें भी दिखाई नहीं दिए। अब रेमंड जितने भी दिनों से उस घर में था ये जानता था कि न्यूमैन कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता। वह भाग के उसके कमरे में जाता है। कमरे में कोई भी नहीं था और उसके बेड को देख के ऐसा लग रहा था कि रात में कोई भी वहाँ नहीं सोया। ये तुरंत अलर्ट हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जो थे बैट्सवर्थ, उनको तुरंत कांटेक्ट करता है और निकल जाता है न्यूमैन की खोज में। इन्हें न्यूमैन कहीं भी नहीं मिल रहा था। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बताता है बैट्सवर्थ को मिस्टर केल्विन के बारे में कि उनसे मिलकर इसको अच्छा नहीं लगा था। सुबह से न्यूमैन की खोज करते करते दोपहर बाद न्यूमैन उन्हें मिलता है। अपने ही घर के पिछवाड़े में एक गड्ढे में वह गिरा पड़ा था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह पर टेप लगा था। न्यूमैन के बदन में बहुत दर्द था, उसका बहुत हाथ पैर छिल गए थे और वह बताता है कि उसके संग क्या हुआ था। वह कहता है कि एक रात पहले रात के तकरीबन 11 बजे उसका चहलकदमी करने का मन किया, तो उसने सोचा कि समुद्र के किनारे तक उसे जाना चाहिए। जब वह समुद्र के किनारे पे गया तो क्या देखता है कि कुछ स्मगलर्स हैं जो बोट पे कुछ लाद के समुद्र में ले जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ये समझ जाता है कि यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, लेकिन वो स्मगलर्स इसे देख जाते हैं और उसमें से 2 आदमी आके इसे पकड़ लेते हैं और एक गाड़ी में उसे डाल देते हैं। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। जब उसकी आँख खुलती है तब ये डिच में पड़ा हुआ था। पुलिस पूछती है उससे कि जो स्मगलर्स थे वो किस तरफ जा रहे थे। कहता है कि दूर चट्टानों के पीछे कई केव्स हैं और इसको पूरा यकीन है कि जो शिप अभी डूब गई थी और ट्रेंटो, ज़रूर ये लोग सोना उसमें से निकाल के स्मगल करके और उसी केव में रख रहे थे, या फिर ऑलरेडी वो सोना उस केव में रख चुके थे और ये सोना लेके कहीं और जा रहे थे। पुलिस अपनी टीम लेके पूरी केव्स की छानबीन करती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें वो बोरे तो मिलते हैं जिसमें वो सोने के बिस्किट्स जो थे वो पैक होके आते थे, लेकिन एक टुकड़ा सोना नहीं होता। सारा सोना वहाँ से गायब हो गया था। अब इतनी कहानी सुना के रेमंड बोलता है कि बहुत मेहनत की पुलिस ने टायर के निशान भी ढूंढे। जब न्यूमैन को इन लोग ने वहाँ फेंका था डिच में आके, तो कुछ टायर के निशान थे
जो उसके गार्डन में दिखाई दिए थे। काफ़ी मोटे ट्रक के टायर थे और गांव में इतने मोटे ट्रक्स तो किसी के पास होते नहीं हैं। तब पुलिस ने पता लगाया था कि मिस्टर केल्विन के पास ऐसे ही मोटे टायरों वाला ट्रक है। पूरा शक उन पे जाता है। पुलिस उन्हें अरेस्ट करने जाती है, लेकिन मालूम पड़ता है कि जो उनका गैराज था वो तो रात भर बंद था। उनके घर के सामने एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत बीमार थी और उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई थी। नर्स बोलती है कि पूरी रात जागी थी क्योंकि उस बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत ख़राब थी और गैराज में जो बड़ा गेट था वो खुला ही नहीं। ये लोग भी जाते हैं उस गैराज की जांच पड़ताल करने के लिए। बड़ा गेट तो बंद था और छोटा सा एक गेट था बगल में जो खुला था। जाते हैं अंदर तो उन्हें वो मोटे ट्रक वाला टायर दिखता है जिसके निशान थे वहाँ पे, लेकिन क्योंकि उसकी गवाही दी थी दो लोगों ने, उस नर्स ने और उस बूढ़ी औरत ने, इसीलिए मिस्टर केल्विन को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन मिस्टर केल्विन तब भी फंस जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि किसी ना किसी को तो गिरफ्तार करना ही था। वो अपनी एलिबाई नहीं दे पाते कि रात में वो कहाँ थे 10 बजे के बाद। वो कहते हैं कि वो सो गए थे, लेकिन पुलिस कहती कि क्या सबूत है आपके पास कि आप घर में सो रहे थे। मिस्टर केल्विन बिल्कुल अकेले रहते थे। वो कोई भी सबूत प्रोड्यूस नहीं कर पाते और उन्हें सोना स्मगलिंग करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि सोना कहीं से भी रिकवर नहीं होता। इतनी कहानी सुना के रेमंड बिल्कुल चुप हो जाता है। वह कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि इस कहानी में असली गुनहगार कौन था। क्या मिस्टर केल्विन अगर जो गुनहगार थे तब सोना कहाँ चला गया? और फिर कभी भी वो अपने दोस्त ह्यूमैन से दोबारा मिल नहीं पाया। वो भी जैसे गायब हो गया बिल्कुल। वो कहाँ चला गया उसे कुछ नहीं पता। ये सारी बातें सुन के जॉयसी कहती है कि ज़रूर उस नर्स ने झूठ बोला होगा। हो सकता है उसे रात में नींद लग गई हो और उसने ध्यान ही ना दिया हो और चुपचाप से वो दरवाज़ा खुला हो गैराज का और वो गाड़ी निकल कर गई हो जिसमें न्यूमैन को डालकर वहाँ डिच में फेंक दिया गया था और सोना भी स्मगल किया गया होगा उसी गाड़ी से। इस पर डॉक्टर पेंडर कहते हैं कि क्राइस्ट की नज़र में कितना गलत है ये स्मगलिंग करना और ये सब जो सोने की बातें हैं। और ज़रूर कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीमार आदमी होता है उसे पता ही नहीं चलता है कि उसकी कब आँख लग गई। ज़रूर वो ओल्ड वुमन जो होगी वो उसकी आँख लग गई होगी रात में और वो देख नहीं पाई होगी कि कब वो ट्रक जो है वो निकल गई वहाँ से, और इसीलिए कोई गवाही नहीं हो पाई मिस्टर केल्विन के विरुद्ध। लेकिन तब भी उन्हें सजा हुई। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये कि सोना गया तो गया कहाँ। पूछा जाता है सर हेनरी से। सर हेनरी मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ पता है इस केस के बारे में कि आगे क्या हुआ था, क्योंकि वो भी पहले कमिश्नर रह चुके थे तो वो इन्वॉल्व थे इस केस में। शायद उनको अंत भी पता है इस केस का, इसीलिए वो कहते हैं कि वो सबसे अंत में ही अपनी गवाही देंगे। और मिस्टर पेड्रिक भी अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, वकील होने के नाते कई बार इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें एलिबाई नहीं दे पाता है आदमी, या फिर कई बार गलत एलिबाई दे देता है। अब ये जो न्यूमैन थे इनके पास तो बहुत अच्छा एक ठोस सबूत था कि रेमंड उनके साथ था हमेशा, इसीलिए उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी कोई सफाई देने की। हमेशा रेमंड उनके साथ मौजूद था। रेमंड हमेशा बताता रहा कि हाँ, रात को 10 बजे तक वो साथ में थे और फिर रात भर वो सोए नहीं थे रूम में, सुबह से नहीं थे। अब आती है बारी मिस मार्पल की। मिस मार्पल जो बहुत देर से चुप बैठी थी, कुछ भी नहीं कह रही थी। वो रेमंड से बस एक ही बात कहती हैं कि तुम अभी बहुत नासमझ हो रेमंड, और तुम बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाते हो। तुम जो नए नए दोस्त बनाते हो उन पे बहुत ज़्यादा पूर्णतः विश्वास कर लेते हो। अब मिस मैपल का ये कहना था और सर हेनरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं रेमंड, तुम्हारी आंट ने तुमको बिल्कुल ठीक पकड़ा है। वो जो न्यूमैन था जो तुम्हारा इतना जिगरी दोस्त बन गया, जिसकी बातों से तुम इतना फैसिनेट हो गए, वो जो बात कहता तुम आँख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते, दरअसल असली कल्प्रिट वही था। रेमंड भौचक्का होकर सर हेनरी को देखने लगता है। वह कहता है तुम्हारा जो ये दोस्त न्यूमैन है, इसका दरअसल असली नाम न्यूमैन है ही नहीं। इसका असली नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। ये अलग अलग नामों से बदलकर ठगी का काम करता है और इस समय वो एक जेल में बंद है और वो कॉर्नवॉल में नहीं रहता। हालांकि जो इसने सोने की स्मगलिंग की थी उस समय कोई भी तथ्य नहीं थे, इसलिए न्यूमैन को उस समय हम लोग नहीं पकड़ पाए। लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद ही
इसने एक बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम तोड़ा था, उसमें से सोना चुराया था। न्यूमैन की स्पेशलिटी थी कि वो स्ट्रॉन्ग रूम्स को बड़े आसानी से काट लेता था। इसने उस शिप का भी स्ट्रॉन्ग रूम काटा था और अपने डाइवर की मदद से वहाँ का सोना चुराया था। लेकिन शक उसके ऊपर ना जाए इसीलिए उसने रेमंड को बुलाया अपने पास और पूरा शक मिस्टर केल्विन की तरफ डाल दिया। इस पर कहती है जॉयसी, लेकिन वो टायर के निशान कैसे बन गए जब वहाँ अगर गैराज खुला ही नहीं था और मिस्टर केल्विन जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे। इस पर मिस मार्पल कहती हैं कि क्या तुमने कभी सुना नहीं कि टायर बदल लिए जाते हैं गाड़ियों के। न्यूमैन ने जरूर चुपचाप से छोटे दरवाजे से अंदर गया होगा। मिस्टर केल्विन की ट्रक के वो टायर उसने अपनी गाड़ी में लगा लिए होंगे और फिर उसी टायर से वो गया अंदर और उसने सोना स्मगल किया। वो जो ग्रेव खुदी दिखाई दी थी रेमंड को अगले दिन, जिसमें वो जो गार्डनर था वो रोज़ के प्लांट्स लगा रहा था, दरअसल वो गड्ढा खोदा गया था और रात में उसी में स्मगल किया हुआ सोना छुपाया गया था। अब फिर से कहते हैं सर हेनरी मिस मार्पल को कि आपका जो भी होती है, ये जो अभी आप बातें प्रेडिक्ट करती हैं बिल्कुल ठीक होती हैं। सच में बहुत दिनों के बाद जब न्यूमैन की गिरफ्तारी हो गई और वो गड्ढे खोदे गए उसके घर में, तब वहाँ से काफ़ी सारा सोना बरामद हुआ था। लेकिन पुलिस उस समय भी ये प्रूव नहीं कर पाई थी कि न्यूमैन ने ही वो स्मगल करके सोना छुपाया था। कहती हैं मिस मार्पल कि एक बार से उन्हें ये बात स्ट्राइक की थी कि फ्राइडे के बाद जो मंडे आता है, शायद उस समय ईस्टर रहा होगा, तो कहते हैं उस मंडे को कभी भी गार्डनर कोई नया प्लांट नहीं लगाता, ऐसी क्रिश्चियन मैथोलॉजी में मान्यता है। जब उन्होंने बताया रेमंड ने कि गार्डनर प्लांट लगा रहा था, तभी उन्हें शक हो गया था कि वो असली गार्डनर नहीं, गार्डनर के भेद में वो एक स्मगलर था। वो लोग स्मगलिंग करते थे और रेमंड को उन्होंने प्यादा बनाया। न्यूमैन ने हमेशा रेमंड को अपने साथ रखा, जिससे हमेशा एक आदमी गवाही देने के लिए तैयार रहे। उस समय तो वो बच गया, लेकिन पुलिस के शिकंजे से वो बच नहीं पाया। बाद में जब उसने एक बैंक में लूटपाट की तो वो पकड़ा गया और उसे जेल में बंद कर दिया गया। इधर मिस्टर केल्विन इसीलिए फंस गए क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। वो जेल जा चुके थे पहले, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी थी और वो बहुत स्मार्ट नहीं थे। उन्होंने अपने गैराज का छोटा दरवाज़ा लॉक नहीं रखा, जिससे आराम से न्यूमैन ने इसका फ़ायदा उठाया और टायर चेंज करके अपनी गाड़ियों में लगवा के उन्हें फंसा दिया। जब रेमंड ने ये सब बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि सच में न्यूमैन को वो क्या समझ रहा था और वो क्या निकला। कितनी आसानी से उसने रेमंड का इस्तेमाल किया और इस कहानी का अंत जान के रेमंड का दिल टूट गया। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर कहानी का कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी सुनते रहें और जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।